अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक के आप सीपीसी। तो इसमें हम सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक कवर करेंगे। इसमें मैं आपको इन सारे सेक्शन का ओवरव्यू दूंगा। बाकी इसमें मैंने 40 एमसीक्यूज़ बनाए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि लागेट इसमें कैसे एमसीक्यूज़ बना सकती है और किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसमें साथ में बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम 5 सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो सेक्शन 47 और 75 पे होगी उनका। तो एमसीक्यूज़ मैं इंशाल्लाह आपको साथ में ही बताऊंगा, मगर ये 5 सेक्शन एक साथ हम रीड कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको और इसके जो 40 एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है, अगर आप फ्री में लागेट की प्रिपरेशन और फ्री में नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 15 है, कोड इन विच सूट्स बी इंस्टीट्यूटेड। जो कौन सी कोड में जो सूट है वो फाइल किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट। मतलब कि जो सूट है वो जो निचले दर्जे की जो कोड होती है सबसे पहले वहाँ पे दर्ज किया जाएगा। ग्रेड कॉम्पिटेंट हो, जो ट्राई हो उसके इसको कॉम्पिटेंट हो। मतलब ये सिंपल एंड वर्डिंग में हम ये समझें कि जो सबसे पहले जो सूट है वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ पे जो लोएस्ट ग्रेड की कोड है और वो कॉम्पिटेंट है उस केस को ट्राई करने के लिए, तो वहाँ पे वो केस दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। मतलब कि सूट वहाँ पे फाइल किया जाएगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर अराइज हुआ हो, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके रिलेटेड जो पिक्यूनरी या लिमिटेशन है जो भी उस कोर्स के अंदर जो आए, तो वहाँ पे ये सूट इंस्टीट्यूटेड होगा। जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इंस्टीट्यूटेड होगा वहाँ पे ये केस दर्ज किया जाएगा। ये कहता है कि फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, अगर वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और रेंट के रिलेटेड केस है, या पोर्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सी और फोरक्लोजर और सेल ऑफ रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज, या मॉर्गेज चार्ज है उस प्रॉपर्टी पे, या फोरक्लोजर रिडेम्पशन है, ऐसा कोई इसके रिलेटेड कोई केस है वो, या डी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिमूवल पे और कोई भी राइट्स अगर इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड, या फिर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड जो भी केस है वो वहीं पे ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। यहाँ पे क्लियर कह दिया कि वहीं पे ही केस फाइल किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड। और इन द केस ऑफ सूट्स रिफर टू दिस क्लास सी एट द प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ होली और पार्शियल अराइज। या फिर वहाँ पे जहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन या तो कम्प्लीटली होली अराइज हुआ हो या फिर पार्शली अराइज हुआ है, वहाँ पे भी केस ये सूट फाइल किया जाएगा। प्रोवाइड दैट द सूट ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग कंपनसेशन फॉर रॉन्ग और इमूवेबल। अच्छा, जो भी प्रोवाइडर में एक आ गया जो सूट किसके रिलेटेड होगा, कौन सा रिलीफ दिया जाएगा, कंपनसेशन या रॉन्गफुल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो भी कंपनसेशन या रॉन्गफुल के रिलेटेड हो। हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में वेयर द रिलीफ सॉट बी इंटर ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस बाय इंस्टीट्यूट द आइदर इन द कोड विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ उस सेक्शन। मतलब ये सारा जो सेक्शन 16 है वो ये कह रहा है कि जो हमारा जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होगा वहीं पे ही ये इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जहाँ पे भी सिचुएटेड होगी वहीं पे ही ये केस फाइल किया जाएगा। उसके ही उस कोड के जिस कोड में उसकी जुरिसडिक्शन आती है उसी कोड के अंदर इसको फाइल किया जाएगा। सिंपली इन वर्ड्स में यही कहते हैं। जो ऊपर हमने 5 से 6 जो इसके पढ़े ABC, उनमें से जो भी है वो वहीं पे ही जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वहीं पे केस फाइल किया जाएगा जो कोड के अंदर जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 16। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है इन दिस सेक्शन, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट इन पाकिस्तान। जो अच्छा इसमें प्रॉपर्टी के जो बारे में कहा गया है वो प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो अभी रिसेंटली MCQs भी आया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 17। अभी तक हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 तक हैं
जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सेक्शन 17 कहता है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अच्छा, कि ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में आती है। वेयर कोर्ट इट is to obtain relief respecting or compensation for wrong immovable property situated within the jurisdiction of different courts। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो wrongful कोई ऐसी immovable प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी है जो किसी डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर jurisdiction के अंदर आ जाती है। The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction in any portion of property is situated। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी एक से ज़्यादा किसी कोर्ट्स के jurisdiction के अंदर आ जाती है, तो प्रॉपर्टी वो सूट किसी भी कोर्ट्स के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर फाइल किया जा सकता है, जिस जो कि प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन, कोई भी हिस्सा जो किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन के, जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन अंदर वो प्रॉपर्टी का पोर्शन आएगा, उसी कोर्ट के अंदर वो केस सूट फाइल किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय द सच कोर्ट। अच्छा, जो वहाँ पे ये भी कहा गया है, जो कोड वैल्यू मतलब पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी देखी जाएगी, जो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के तहत जो जिस कोड, अगर दो कोड्स हैं उनके अंदर जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही है, जिस कोड के अंदर जिस जुरिसडिक्शन अंदर कोई भी पोर्शन अगर प्रॉपर्टी का आता है, तो उसकी कोर्ट की ये भी देखी जाएगी कि हाँ, इसको इस केस को सुनने के लिए इसकी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है या नहीं। अगर है तो फिर वहीं पे ही सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। अच्छा, ऐसा कोई सूट है, अभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि अभी यहाँ पे अनसर्टेन है जुरिसडिक्शन, मतलब एक से ज़्यादा कोर्ट हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर ये कंफर्म नहीं कि किस कोर्ट के अंदर उसकी, किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस कहाँ पे सूट किया जाए। तो यहाँ पे एक आ गया कि where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which two or more courts, any immovable property situated or any one of those court may is satisfy that this ground of the alleged uncertainty recorded statement to the effect and thereupon the produce to entertain and dispose of any suit relating to the property, and it is decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट इज जुरिसडिक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी अनसर्टेनिटी से उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो नहीं मालूम की जा सकती, तो कोर्ट को अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट अगर इस बात पे सेटिस्फाई होती है हाँ ये मेरे अंडर ये प्रॉपर्टी आती है, तो वो उसको सुनेगी, उसको जो रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट सुनने के बाद ही वो इस पे फैसला कर सकती है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द सूट इज़ वन विद द रेस्पेक्ट इन विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज। अच्छा, मतलब जो उस केस के रिलेटेड क्या देखना पड़ेगा, जो सूट है उसकी जो वैल्यू है वो भी देखनी पड़ेगी, फिर जाके उसका नेचर और वैल्यू देख के फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी किस कोर्ट के अंदर, किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर ये केस को एक्सरसाइज किया जाए, किस कोर्ट के अंदर वो फाइल किया जाए। उसके बाद टू वेयर स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट ए डिक्री और ऑर्डर इन suit relating to such property was made by the court and not having jurisdiction with the property situated, the applicant or revisional court shall not allow the objection unless it is opinion there was a the time of institution of suit no reasonable ground or uncertain as the court having jurisdiction with the respect that and there has been a consequent फेल्यूर ऑफ जस्टिस। मतलब जो सेक्शन 18 वो सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर अनसर्टेनली है जुरिसडिक्शन के रिलेटेड, तो फिर वो कोर्ट सेटिस्फाई होगी और स्टेटमेंट ऑफ जो है हमारा रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट उसको सुनने के बाद ही डिसाइड करेगी कि किस जुरिसडिक्शन, हाँ ये मेरी जुरिसडिक्शन है या फिर किसी और कोर्ट, दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, वो डिसाइड करेगी, फिर ये केस सुना जाएगा। ये देखा नहीं जाएगा कि हाँ इसकी जो अपीलेट है या made by court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless। अच्छा, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई ये अपीलेट है या रिविजनल है या फिर ये कोर्ट है, इसमें रिवीजन होगी या अपील होगी, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर जिसकी भी जुरिसडिक्शन के अंदर आएगी वो इस केस इस सूट में उसी कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 19 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 तक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 मूवेबल प्रॉपर्टी। वेयर ए सूट फॉर ए कंपनसेशन
फॉर ए रॉन्गफुल, अच्छा ये सूट फॉर कंपनसेशन रॉन्गफुल पर्सन, अब जो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी उसके रिलेटेड कंपनसेशन या रॉन्गफुल के रिलेटेड कोई भी केस है तो कहाँ पे फाइल कैसे किया जाएगा। वेर सूट फॉर द कंपनसेशन और रॉन्गफुल डन टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी इफ द रॉन्गफुल डन वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन वन कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रेजिडेंट कैरीज ऑफ बिजनेस और पर्सनली वर्क्स again within the local limits of the jurisdiction of another court, the situation may be ensured at the option of plaintiff in the either of court said court। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये प्लेंटिफ के ऑप्शन पे ही होता है कि कहाँ पे वो केस को फाइल करता है। अगर देखते हैं अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है मूवेबल किसी कोर्ट के अंदर जुरिसडिक्शन के अंदर जाती है वहाँ पे भी फाइल करता है, या फिर यहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है वहाँ पे, या फिर डिफेंडेंट जहाँ पे कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, या फिर वो कोई कहीं पे पर्सनली वर्क कर रहा है, या फिर गेन कर रहा है, तो कहीं पे भी इन तीनों में कहीं पे भी वो प्लेंटिफ केस को फाइल कर सकता है, सूट को फाइल कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 19। उसके बाद सेक्शन 20 अदर सूट टू इंस्टीट्यूट अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसी को अभी जो हमने सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 19 तक पढ़े, इसके अलावा जो और कोई भी जो इस ऐसा कोई केस है तो वो कहाँ पे फाइल किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन aforesaid every suit shall be instituted in the court within the local limits of उस jurisdiction। मतलब सिंपल ये कि हर वो सूट वहीं पे ही फाइल किया जाए जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के लिमिट के अंदर आते हैं। A defendant or such defendant each of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntary reside or carries or business or personally work or for gain। अच्छा यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा अगर डिफेंडेंट है तो फिर अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो फिर क्या किया जाएगा, जहाँ पे वो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं या फिर वो एक्चुअली उस पे जहाँ पे रह रहे हैं तो वहीं पे, या पर्सनली कोई वर्क गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे ही केस फाइल कर सकते हैं। बी कह रहा है कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of commencement of the suit actually or voluntary residential career or business or personally work for gain, provided that in such case that the leave of the court is given or defendant who does not side or carry business or personally work gain aforesaid क्यून्स इन सच इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक से ज़ायद डिफेंडेंट है, एक से ज़ायद डिफेंडेंट अगर कोई भी उसमें डिफेंडेंट अगर क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई यहाँ पे ही क्यों आपने ये केस फाइल किया, तो फिर वो कोर्ट के लीव पे भी आप पे वो सुनेगी कोर्ट, उसके बाद ही कोर्ट फैसला करेगी कि प्लेटिव कहाँ पे केस फाइल करना चाहता था तो फिर वहाँ पे फाइल किया जाएगा। ये सिंपली कहता है। सेक्शन जो सी है वो कहता है द काज ऑफ एक्शन होली आर पार्ट अराइजेज। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर जो कोई भी काज ऑफ एक्शन है या फिर वो कम्प्लीटली वहाँ पे अराइज हुआ है या फिर पार्टली अराइज हुआ है, वहाँ पे भी ये केस फाइल किया जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन कह रही है कि वेयर ए पर्सन हैज़ बी परमानेंट ड्यूलिंग एट वन प्लेस एंड आल्सो टेम्पररी resident at another place, he shall be deemed to a resident at both places in respect of any cause of action arising at the place where he has been temporary reside। अगर जहाँ पे भी अगर वो टेम्पररी या परमानेंट इंजेक्शन रह रहा है, रेजिडेंट है, तो फिर अगर वो टेम्परेरी है तो वहाँ पे भी यहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है, सूट फाइल किया जा सकता है। ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एज सोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी काज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट इज़ आल्सो सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड सच प्लेसेस। मतलब ये केस जो सेक्शन हमारा 20 ये कह रहा है कि सिंपल वर्डिंग में आपको बोलूँ कि जो हमारा सेक्शन 20 है वो ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 15 से लेकर जो सेक्शन 19 तक अगर जो भी केसेस कवर नहीं होते सूट, तो इसमें कवर होंगे। मतलब कहाँ कहाँ पे होंगे, तो मतलब जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा हो या वहाँ पे केस फाइल कर सकता है, या डिफेंडेंट काम कोई बिजनेस कैरी कर रहा है वहाँ पे भी, या जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे, या बिजनेस कैरी कर रहा है वहाँ पे, या कोई भी या फिर उस कोर्ट के लिमिट के अंदर जिस कोर्ट के में वो प्रॉपर्टी आती हो, या फिर डिफेंडेंट उसमें रहता हो, या फिर या एक्चुअली या वॉलंटरी या वो रेजिडेंट हो या बिजनेस कैरी कर रहा हो या कोई भी ऐसा कोई पर्सनली वर्क गेन कर रहा हो, तो वहाँ पे ये केस फाइल किया जा सकता है। और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो फिर अगर कोई भी उसमें डिफेंडेंट ऑप्शन राइज करता है कि यहाँ पे ही लाजमी क्यों है कि आप डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, तो फिर कोर्ट सुनेगी लीव, मतलब कोर्ट की लीव के लीव ऑफ कोर्ट उसको देगी, उसके बाद डिफेंडेंट और इनको सुनेगी। उसके बाद अगर जैसे ही प्लेंटिफ चाहता है जहाँ पे, तो वहीं पे ही सेटिस्फाई होने के बाद वहीं पे ही फाइल किया जाएगा जहाँ पे प्लेंटिफ चाहता है। तो सारा कुल मिला के यही है सेक्शन 20। अगर जैसे ही इसके जो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन
20 तक जो भी इसमें MCQs बनते हैं वो मैंने बनाए हैं, तकरीबन 40 MCQs बनते हैं, वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लॉ गेट के रिलेटेड आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, तो उसको लाजमी मैं आपसे कहूँ कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।